बिहार पे सवाल करेंगे क्योंकि जब रिजल्ट आया था हमने लिस्ट देखी तो हर तीसरा चौथा आदमी बिहार का ही मिल रहा था। यहाँ तक कि जो फर्स्ट रैंकर है वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो क्या राज है कि बिहार के बच्चों का ही ज़्यादा सिलेक्शन होता है? तो घर वाले ये भी बोलते हैं कि तू पढ़ाई जितनी महंगी जो भी करना हो कर, हम घर द्वार बेच कर भी तुझे पढ़ाएंगे। ऐसा भी होता है ना? मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे भरोसा था कि वहीं पे हायर सेटिस्फैक्शन गेन कर पाऊंगा मैं। एक सवाल पूछूं, पर्सनल सैलरी कितनी थी? यार सैलरी 1 लाख पर मंथ आ जाती थी। वहाँ तो एकदम जश्न का माहौल होगा, स्वागत के लिए लोग आतुर होंगे। हाँ, वहाँ पे तो जहाँ तक मैं सुना हूँ कि जश्न का माहौल है, अभी जाके ही पता चलेगा, वो फील जाके ही होगा। नमस्ते, स्प्रिंट लाइव देख रहे हैं और हमारे साथ आज शिवम भैया हैं जिनका 216 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। खास बात यह है कि भैया बिहार के रहने वाले हैं। बिहार पे सवाल करेंगे क्योंकि जब रिजल्ट आया था हमने लिस्ट देखी तो हर तीसरा चौथा आदमी बिहार का ही मिल रहा था। यहाँ तक कि जो फर्स्ट रैंकर है वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो क्या राज है कि बिहार के बच्चों का ही ज़्यादा सिलेक्शन होता है? 2 चीज़ें बोलूँगा इस पे। बिल्कुल। एक कि बिहार में पेरेंट्स किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं कि स्पोर्ट्स में जाना है नहीं सपोर्ट करते हैं, डांसिंग में जाना है नहीं सपोर्ट करते हैं। बट लेकिन यदि आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, हर गांव का हर पेरेंट्स, हर शहर का हर पेरेंट्स बिहार का उसको सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटल बायस है इस एग्ज़ाम को लेकर, जिसके कारण कि बिहार के बहुत ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो जब ऊपर का फनल ही भर जाएगा अपीयरेंस का, तो नीचे तो बिहार के बच्चे आएंगे ही, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिहार में पेरेंट्स उन बच्चों को और ज़्यादा पुश करते हैं जिनका कि एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है। तो जब एकेडमिक बैकग्राउंड से लोग अच्छे आने वाले लोग आते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव मोड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए रेडी कर रहे हैं बचपन से। तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ सक्सेस इंप्रूव हो जाता है। ओके भैया, जैसे आपने घर वालों की बात की तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो घर वाले ये भी बोलते हैं कि तू पढ़ाई जितनी महंगी जो भी करना हो कर, हम घर द्वार बेच कर भी तुझे पढ़ाएंगे। ऐसा भी होता है ना? हाँ, होता है। मैंने ही देखा है अपने गाँव में ही कि बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए अपना ज़मीन बेच दिए। तो बिहार के पेरेंट्स एक चीज़ से अवेयर हैं कि क्योंकि बिहार में गरीबी, लिटरेसी ज़्यादा है, तो वहाँ के पेरेंट्स एक चीज़ से फॉर श्योर अवेयर हैं कि पढ़ाई एक ऐसा तरीका है जो कि उनको लोअर इनकम से मिडिल इनकम तक पहुँचा सकता है या हायर इनकम तक पहुँचा सकता है। तो पढ़ाई, इसीलिए वहाँ के हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ जोर देने के लिए कहते हैं। और उसका आउटपुट ये है कि बिहार से आईआईटी में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बिहार से यूपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं घर वाले ये भी कहते हैं ना कि हमने नहीं पढ़ा, लेकिन बेटा तुमको पढ़ा के अपनी दूसरी जो पीढ़ी है उसमें तो कोई न कोई आईएएस पीएस बन जाए। ठीक, घर वालों की बात हो रही। जिस दिन रिजल्ट आया था तो सबसे पहले घर वालों को बताया था? हाँ, घर वालों को बताया था सबसे पहले। घर वालों ने फिर पूरे गाँव में चर्चा कहीं ना कहीं पहुँच गई होगी। हाँ, तो फिर पूरे गाँव में ये बात पहुँच गई और गाँव से पहला बंदा हूँ जिसने कि आईआईटी भी निकाला है और यूपीएससी भी निकाला है। तो कहीं ना कहीं गाँव में गौरव का माहौल था और अपने परिवार को गाँव में एक इज्जत मिली। सब लोग अपने घर पे आए और हमारे चाचा, क्योंकि मेरी एक जॉइंट फैमिली है, तो हमारे चाचा गांव में, उनके साथ ही रहता हूं मैं, तो उनको लोग आके बधाइयाँ दिए, मिठाइयाँ खिलाए, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। तो उनकी इस खुशी को देख के, उनसे न्यूज़पेपर्स वाले आके बात किए, तो उनकी इस खुशी को देख के मुझे मतलब सुकून मिला कि दिल से खुशी मिली है कि उन्होंने जो बचपन से, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी मम्मी ने जो बचपन से सेक्रीफाइसेस किए हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैं क्लास 3 से अपने घर से बाहर रह रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो एक अलगाव भी उन्होंने सहा है बचपन से। तो कहीं ना कहीं ये सब तपस्या, सेक्रीफाइस सब सफल हो जाता है यदि आपका बच्चा कुछ कर जाता है। तो वही फीलिंग उनके दिल में भी थी, तो बहुत सुकून मिला मुझे कि आज उनको प्राउड फील करा पाया। इस पर भी बात करेंगे, जो बता रहे हैं कि क्लास 3 से ही आप बाहर थे, लेकिन उसके पहले ये कि अभी घर गए कि नहीं आप? अभी तक नहीं गया हूँ घर, वो लोग वेट कर रहे हैं। कब जा रहे हैं आप? मैं 29 को निकल रहा हूँ यहाँ से। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives.
One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS कोड। वहाँ तो एकदम जश्न का माहौल होगा, स्वागत के लिए लोग आतुर होंगे। हाँ, वहाँ पे तो जहाँ तक मैं सुना हूँ कि जश्न का माहौल है, अभी जाके ही पता चलेगा, वो फील जाके ही होगा। दूर से बैठ के हम कितना फील कर पाएंगे उसको। ओके, अब पढ़ाई के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे बता रहे थे क्लास 3 से ही आप बाहर रहते थे, वो क्या कहानी है, थोड़ा बताएं। कहानी ऐसी है कि 2000 ईस्वी में मेरे गांव में बहुत खून खराबा हो रहा था और मेरे पापा उस टाइम पुलिस ज्वाइन किए थे। तो मेरे पापा भी घर से बाहर रहते थे, मेरी मम्मी और मेरा जॉइंट फैमिली है, चाचा ये सब देखभाल करते थे। तो गांव का ऐसा माहौल था, तो मेरी मम्मी बहुत मेरे पापा को बहुत प्रेशराइज करती रहती थी कि इसको घर से बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे अच्छा माहौल हो, यहाँ का माहौल ख़राब है तो वो यहाँ के माहौल में ढल जाएगा और पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे जल्दी बचपन में अपने से दूर भेजने में। इसमें उनका दर्द इतना है, फिर भी उन्होंने अपने से दूर भेजा सिर्फ मेरे भविष्य के लिए, सिर्फ मेरे भविष्य के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आज मेरी माँ का सपना साकार हो गया और मेरी माँ खुश हैं मेरे से। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया आपने? उसके बाद मैं इससे पहले की बताऊंगा मैं कि मैं क्लास 3 में स्कूल गया और वहाँ पे मैं देखा कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं। मैं बोर्डिंग स्कूल था? बोर्डिंग स्कूल गया और घर से दूर रहा, तो वहाँ देखा बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और फिर मेरे में वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप हो गया कि यार मुझे भी करना है। तो वहाँ पे मैं सुनता था कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो क्रीम ऑफ द क्रीम होते हैं। तो मैंने तब सपना बना लिया कि रामकृष्ण मिशन जाके ही रहूँगा। तो मैंने जीते और मेहनत करी और मेरा सिलेक्शन हो गया रामकृष्ण मिशन। बचपन से हाँ। तो 2007 में मेरा रामकृष्ण मिशन में सिलेक्शन हो गया, जहाँ की 5000 में से 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो स्टिल बहुत कम परसेंटेज है यदि देखेंगे तो। 2% से भी कम है, 100 में से शायद एक बच्चे का या एक बच्चे का होगा। तो मेरा रामकृष्ण मिशन में सिलेक्शन हो गया। वहाँ गया तो वहाँ पे सारे अच्छे बच्चे थे, सब अच्छे माइंडसेट के बच्चे थे, तो बड़े बड़े घराने से भी, और बहुत तेज बच्चे थे वहाँ पे पढ़ने में, जो बचपन से शार्प माइंड, बचपन से कॉम्पिटिटिव थे। तो फिर उनको देख के और कॉम्पिटिटिव फील हुआ। फिर लेकिन वहाँ पे खेलने और बाकी सारी चीज़ों का भी अच्छा माहौल था, तो मैं खेल में बहुत पार्टिसिपेट करता था, मैं जीतता था, मेडल जीतता था एथलेटिक्स में, मैं फुटबॉल खेलता था, बेस्ट गोलकीपर था मैं। तो मैंने बहुत वाइड वेरीड एक्सपीरियंसेस वहाँ पे लिए। उसके बाद फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं कोटा चला गया प्रिपरेशन के लिए, IIT के लिए, अपने दोस्तों के साथ ही। कोटा वाला जिंदगी भी आप जिए हैं? तो कोटा चला गया अपने दोस्तों के साथ IIT की प्रिपरेशन के लिए। फिर कोटा जाके वहाँ पे 1-2 साल जीतो और मेहनत करी। फिर 12th में होते होते मेरा सिलेक्शन हो गया IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैं वहाँ चला गया और फिर वहाँ से लाइफ चेंज हुई। वहाँ से प्लेसमेंट हुआ आपका? वहाँ से प्लेसमेंट हो गया, बट वहाँ पे जो सोसाइटी मिली, जो सोशल सेटअप मिला, जहाँ पे कि तुमको लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, वो इमेंस था। और वो प्राइड मैं कभी नहीं भूल सकता। वो प्राइड मेरा प्राइड है और हमेशा रहेगा। तो वहाँ गुवाहाटी अभी भी जाते हैं आप दोस्तों? गुवाहाटी अभी भी जाता हूँ, बट अब मेरे तो कोई दोस्त नहीं रह गए वहाँ पे। जो जूनियर्स भी थे वो भी पास आउट हो गए। तो एक जूनियर्स को आपने अपने साथ ही रख लिया है? 2 जूनियर्स मेरे यहाँ साथ रहते हैं, 3 जूनियर्स मेरे साथ रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग साथ मिलके तैयारी करते थे। आप बता रहे थे प्रिपरेशन के समय आप जॉब भी करते थे? मैं जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैं जॉब किया था 2000। इतना बड़ा रिस्क ले लिया? मैंने रिस्क लिया क्योंकि मुझे भरोसा था कि वहीं पे हायर सेटिस्फैक्शन गेन कर पाऊंगा मैं। शायद वहीं पे कुछ सोशल इम्पैक्ट होगा जो कि मैं एसेस कर पाऊंगा अपने लाइफ में, और जिसको कि मैं प्राइड लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने जॉब क्विट किया और फिर मैं प्रिपरेशन में उतर गया। किस कंपनी में जॉब करते थे आप? मैं ओला कैब्स में जॉब करता था। एक सवाल पूछूं, पर्सनल सैलरी कितनी थी? यार सैलरी 1 लाख पर मंथ आ जाती थी। थी आपने मतलब यूपीएससी की तरह, मतलब ऐसा मन में क्यों आ गया यूपीएससी करना चाहिए? दूसरा इतना बड़ा रिस्क, उस जॉब को लोगों को नौकरी आजकल नहीं मिल रही, बेरोजगारी का वो चल रहा है दौर, आपने वहां से रिजाइन कर दिया और इधर आ गए सीधा प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, कोविड के अनस्टेबल टाइम में मैंने रिजाइन करके जॉब छोड़ के मैं तैयारी करने आ गया। बट मुझे भरोसा था कि हमेशा मुझे पता था कि मेरे पास स्किल सेट है, मेरे पास मार्केट नीडेड स्किल सेट है, जिससे कि मुझे जॉब तो हमेशा मिल जाएगी। मेरे पास डिग्री है, मेरे पास स्किल सेट है। मैं अगर मतलब इधर नहीं होता है तो हमेशा एक प्लान बी था मेरे लिए, जो मुझे डाइवर्ट नहीं करता था, मुझे कॉन्फिडेंस देता था
कि भाई तू कर ले, ये तू मेहनत कर, इसमें जीतो, वहाँ तो रखा ही है जॉब। तो वो मेरे लिए एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर काम करता था, और कहीं ना कहीं उसका फल है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया। क्लियर कर लिया। हाँ। अच्छा, कई लोग होते जो यूपीएससी की तैयारी करते रहते, असफल हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ प्लान भी नहीं होता, कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट जैसे चीज़ें कर लेते हैं, मुखर्जी नगर के एरिया में देखते हैं आप। तो उन लोगों को क्या प्लान भी बना के रखना चाहिए, ऐसा कुछ? पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्लान बी होने से कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। इट्स लेस लाइक ए डाइवर्जन, मोर लाइक ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो प्लान बी मेरे हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंट पर्सन फील हो, आपको यूजलेस फील नहीं हो, आपको कभी भी निराश फील नहीं होना चाहिए। तो और कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन और लैक ऑफ प्लान बी के कारण लोगों को जीवन में हताश फील होता है, और उससे कहीं ना कहीं वो लोग मेंटल डिप्रेशन और ये सब में चले जाते हैं, और इस टाइप के थॉट्स और टेंडेंसीज आते हैं। तो हमेशा प्लान बी और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए अपने थॉट्स में, अपने डीड्स में। आपके अनुसार? हाँ, मेरे हिसाब, पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हालांकि इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, अगर उसके बारे में बताना चाहें। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री ही नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं 1.5 महीने बीमार पड़ गया था, और उसके कारण कहीं ना कहीं मैं टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर्स, PYQs कुछ भी नहीं देख पाया था, अपना रिवीजन भी नहीं कर पाया था क्योंकि बेड रेस्ट पे था। तो फिर भी मैं जाके पेपर दिया था, अपने रेजिलियंस को दिल में रखते हुए कि भाई देना है क्योंकि मेहनत की है। तो कहीं ना कहीं वही सारी कमियां हैं कि टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाया, PYQs को एनालाइज नहीं किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, PYQs में जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं इसके कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री मिस हुआ था, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं उन सारी चीज़ों पे काम किया, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों की बहुत बड़ी हेल्प है कि दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की मेरे गलतियों को समझने में, उसको एनालाइज करने में, और इनफैक्ट ऑलवेज पुश करने में कि होगा होगा होगा। तो हमेशा दोस्तों का रोल को कभी मैं कम नहीं बोल सकता। यहाँ पे हम जिन दोस्तों से मिले, उन दोस्तों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो दोस्त भी हमारे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। मेंस के टाइम पे भी मेरे तबीयत का ख्याल रखा, मुझे कुछ भी होता था तो तुरंत ध्यान रखते थे वो लोग, बारिश में नहीं निकलने देते थे, एग्ज़ाम हॉल तक छोड़ के आते थे। तो कहीं ना कहीं मैं लाइफ टाइम ग्रेटफुल हूँ, चाहे जो भी मुझे मिला है, जो भी रैंक मिली है, बट ये सक्सेस में उनका भी श्रेय उतना ही है। ठीक उसी प्रकार ध्यान रखते थे जैसे इंटरव्यू के पहले ध्यान रखा, पूरी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार। और ये बहुत प्रेम का माहौल रहता था हमेशा दोस्तों में, क्योंकि मैं भी उतना ही प्रेम देता हूँ, इसीलिए मुझे वो रेसिप्रोकेट होता है। तो वो प्रेम का माहौल हमेशा बना रहता था, और उसके कारण कि अभी भी मैं यहाँ से निकल गया हूँ, लेकिन ये ग्रुप, ये दोस्ती अभी भी कंटिन्यू है। वो लोग आपस में कोलैबोरेटिव स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा। अब तो सभी रोड में सीना चौड़ा करके निकलते होंगे कि मेरा दोस्त UPSC क्लियर कर लिया है। सही बात है। ओके, अगला सवाल थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड है कि प्रीलिम्स और मेंस में कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए उस पर। अब और दूसरी बात, कई बार होता है ना कि मॉक टेस्ट क्या अहम भूमिका निभाता है बच्चों को प्रिपरेशन करने में? जी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मॉक पेपर्स जो है, टेस्ट सीरीज जो है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे हिसाब से। ये सब पर्सनल ओपिनियन है। तो क्योंकि उससे आपको अपनी गलतियाँ, अपनी त्रुटियाँ, अपनी कमियों का एहसास होता है कि अच्छा मैं ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ, अगली बार मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। और मेंस में भी सेम टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, सो दैट कि आपको अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर पता चल जाए, क्या सही स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो में क्या लिखना चाहिए, क्या कैची इंट्रो है, कंक्लूजन कैसे फ्यूचरिस्टिक हो, कंक्लूजन में कैसे आप पॉजिटिव बातें कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ और उनके सॉल्यूशंस, इलाबोरेट सॉल्यूशंस में आपको सीखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट और मॉक पेपर्स मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो NCERT ने भी अहम भूमिका निभाई क्या? NCERT को मैं अहम भूमिका नहीं बोलूँगा, क्योंकि NCERT मैंने सेलेक्टिव स्टडी करी है। तो NCERT में मैंने ज्योग्राफी की NCERT में बोलूँगा कि उसकी अहम भूमिका रही, बट ऐसे बाकी किसी सब्जेक्ट की NCERTs, मैं हिस्ट्री की NCERTs पर हूँ, मिडीवल और एंशिएंट की, तो उसके इन्फॉर्मेशन जो भी है मेरे पास वो NCERT के कारण। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने बुक्स और ये सब से को फोकस रखते हुए किया है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, इकोनॉमी के लिए मुरनाल सर के नोट्स हो गए। तो ये अंतिम चरण जो होता है, इंटरव्यू होता है, वहीं से क्लियर होता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहें, और कुछ सवाल जो आपसे पूछे गए उसको शेयर करना चाहें आप? इंटरव्यू के बारे में मेरा इंटरव्यू
99% या यदि 40 क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे डैफ और मेरे बैकग्राउंड से बाहर के थे, और उसके अलावा सारे क्वेश्चंस मेरे डैफ से रिगार्डिंग पूछे गए या डैफ से ओरिजिनेट हुए तो होते हुए क्वेश्चन पूछे गए। तो इंटरव्यू में मेरा पूरा बैकग्राउंड कि मैं मैकेनिकल से हूँ तो मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछे गए, एरोप्लेन के फ्लाइंग मैकेनिज्म के बारे में पूछा, फ्लाइंग कार्स के बारे में पूछा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ पूछी। उसके अलावा 1-2 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि तुम नॉर्थ ईस्ट में हो, क्योंकि मैं IIT गुवाहाटी में था, तो तुम नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज़ को कम करने के लिए क्या कर सकते हो, या उसके अलावा मेरे कॉलेज के हॉस्टल के बारे में पूछ लिया कि हॉस्टल किस चीज़ पे है, कहाँ, ये मेरे हॉस्टल्स नदी पे थे तो नदी का ओरिजिनेशन पूछ लिया और ये सब। उसके अलावा मैं ओला कैब्स में काम किया था तो 3 मेंबर ने एक क्वेश्चन ओला कैब्स पे पूछा कि क्या काम करते थे या प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ओला कैब्स की, या फिर कैंसिलेशंस क्यों होते हैं, ड्राइवर जो है या पार्टनर जो है अपने कस्टमर को बुला के फिर कैंसिल क्यों करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे। मतलब जीवन काल में आपके जो जो अभी तक हुआ था उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे। देवघर के बारे में पूछा, रामकृष्ण मिशन स्कूल मेरा देवघर में है, झारखंड में, मतलब शुरू से। हाँ, वो मोस्टली मेरे पूरे बैकग्राउंड पे इंटरव्यू। ओके, और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूँ, जैसे कि प्रेफरेंस में आपने क्या भरा था, IAS PCS IRS IFS? मेरा प्रेफरेंस है IAS IRS कस्टम, तो मेरा यही 2 प्रेफरेंस था मेजरली। मैंने IPS नहीं भरा था अपने प्रेफरेंस में। आपने शुरुआती दौर में बताया कि पापा आपके वो पुलिस में हैं, जब आपने बताया घटना हो रही थी आपके गांव में, लेकिन पुलिस को देख के वर्दी वाला वो रौब नहीं है कि हाँ मुझे भी वर्दी पहननी है, ऐसा कुछ? मुझे पुलिसिंग या पुलिस के जॉब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, डीप रिस्पेक्ट है, क्योंकि मेरे पापा भी उसमें हैं और वो बहुत 24/7 बहुत मेहनत करते हैं। बट क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है ये जॉब, जो एक माइंडसेट वाला जॉब है जहाँ पे कि आपको क्रिमिनल माइंडसेट और इन सारी चीज़ों पे काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे पर्सनालिटी से कन्वर्ज होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने वाला आदमी हूँ। तो इसीलिए मैं एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं IPS नहीं भरूंगा। मेरे पापा थोड़े नाखुश भी थे इससे, बट स्टिल मैं IRS बन जाएंगे। IRS या IAS, तो मैं IRS कस्टम्स में मोस्ट लाइकली लैंड कर जाऊंगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। घर वालों और रिश्तेदारों को यही होता है कि लड़का नौकरी पा जाए तो उसके बाद अगला स्टेज होता है, क्या होता है? शादी होती है। शादी का, तो शादी का क्या विचार है? लड़की घर वालों ने लड़की वगैरह देख लिया, फिर लव मैरिज करने का कुछ, गर्लफ्रेंड वगैरह है ऐसा कुछ? मैं तो शादी को एक बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप मानता हूँ। तो ये वैसा ही होना चाहिए जिसमें कि आप खुश हों, आप अवेयर हों कि आप किसके साथ शादी कर रहे हो। तो अब उसको लव मैरिज बोल लीजिए या एक दूसरे को जान के मैरिज बोल लीजिए, जो भी टर्म दे सकते हैं उसको, बट लेकिन एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैराथन का ही बड़ा मैराथन है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम उसके साथ बितानी है। तो इसीलिए शादी तो मेरे हिसाब से एक दूसरे अपने पसंद से एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की कमियां खूबियां जान के और फिर डिसीजन लेना चाहिए। एक बात तो क्लियर कर दिया आपने कि कोई है, तो एक सवाल ये था कि क्या घर वालों की सहमति जुटा पाएंगे क्या इसके लिए आप? कोशिश करेंगे, और कोशिश करने से हार थोड़ी होती है। UPSC निकल सकता है तो ये भी हो सकता है। ये भी निकल सकता है। अब मुझे लगता है कि आपने इतना संघर्ष किया तो घर वाले भी अब आपका आगे साथ देंगे। बिल्कुल। ओके, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ आप सलाह मशवरा देना चाहें, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी आपने हासिल की। एक ही चीज़ है कि हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है, तो हार्डवर्क तो प्री रिक्विजिट है इस एग्ज़ाम के लिए। बट उसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ कुछ, वो है सेल्फ बिलीफ रहना कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, और मैं उसके, और एक है कि एग्ज़ाम वॉल्यूमिनस होने के कारण, एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटजिक इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। तो ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा मेंटल हैप्पीनेस हर टाइम अपने साथ लेके चलना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अपने को विचलित नहीं होना है, और उसी सेल्फ बिलीफ और उसी मेहनत से करते रहना है, और एक ना एक दिन सफलता हासिल होती है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, और जो देख रहे हैं उनके साथ भी होगा यदि वो मेहनत करेंगे तो।
ओके, तो हमारे साथ भैया थे और अभी हम लोग 3-4 घंटे पहले जब मिले थे तो भैया से मैं बोला था भैया नंबर तो ले लिए हैं, क्या कॉल उठाएंगे आप? तो भैया पता है क्या बोल रहे थे कि जो लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं ना वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को कभी नहीं भूलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा तो इस चीज़ को भैया से ज़रूर सीखना चाहिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।